ड्यूरेशन ऑफ दिस ऑपरेशन सिंदूर फ्रॉम 6 से लेकर 10 तारीख तक मेरा शायद ही कोई जवान होगा जिसने 1 मिनट के लिए भी पलक झपकी होगी। आसिफ मुनीर इधर उधर घूम रहा है, जो उनके एयरफोर्स चीफ जो अमेरिका जा रहे हैं, फील्ड मार्शल घूम रहे हैं सर, वो घूमने की हालत में नहीं रहते। अगर 11th तक अगर ये ऑपरेशन चला जाता, सिर्फ एक दिन भी चला जाता, कोई एयर रेड होती है तो जो बाकी जो फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो चाहे और कोई ग्राउंड फोर्सेस हो, वो सारी बंकर्स में जाएंगी। अब जो मेरे जो जवान हैं वो मैन पैड्स को, उन शोल्डर फायर मिसाइल्स को लेके बाहर आएंगे। जैसे पाकिस्तान ने बताया, उनकी मीडिया नैरेटिव बना कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है इंडिया में और बड़े सारे एयरफोर्स असेट्स को भी नुकसान पहुंचाया है। उसमें क्या है? आजकल सर कुछ भी सैटेलाइट से छुपा नहीं है। अब जो सैटेलाइट इमेजिनरी जो भी इमेजेस हैं, वो अब हम अपने जो हमारे जो हिंदुस्तानी सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ दें। इवन जो वेस्टर्न सैटेलाइट्स हैं, जो उनकी इमेजेस जो उन्होंने रिलीज करी हैं, जो कुछ कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं, जिनका काम ही ये है कि इस पर्टिकुलर एयरफोर्स स्टेशन में हमने ये डैमेज किया। सर उन्होंने क्या डैमेज किया? उन्होंने डैमेज किया पुंछ में सिविलियन घरों को। वो एक होता है ना सर, कायरता पूर्वक जो हरकतें होती हैं, क्या अगर आप मिलिट्री को टैकल नहीं कर पा रहे तो चलो इनकी सिविलियन पॉपुलेशन में थोड़ा पैनिक क्रिएट कर दो। इस पे सर बहुत हाई हल्ला हुआ था कि 39,000 करोड़ जो है स्पेंडिंग ऑन S-400। क्यों भाई? इससे तो सड़कें बन सकती हैं, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, बट आज उस 400 की बदौलत है कि हमने सिर्फ 90 मिनट्स के ऑपरेशन किए हैं। अगर मैं एयर पावर पर से की बात करें तो एक्चुअल में जो ऑपरेशन जिसमें हमने पूरी अपनी एयर पावर की माइट यूज़ करी, दैट वाज ओनली फॉर 90 मिनट्स, एंड 90 मिनट्स में हमने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आपने अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर को बहुत क्लोजली फॉलो किया होगा, एटलीस्ट हमने तो किया था। और आपने आई एम श्योर देखा होगा कि किस हिसाब से पाकिस्तान ने 200 से 300 ड्रोन्स तक एक टाइम पे इंडिया के ऊपर फायर करके बम्बार्ड करने की कोशिश कर रहा था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को। लेकिन शायद ही कोई ड्रोन है जो अपने टारगेट में, इंटेंडेड टारगेट जहां उन्होंने प्लान किया था वहां हिट कर पाए। सो ऐसा क्या हो गया था? हमारे एयर डिफेंस कितना स्ट्रांग है? सो आप अगर ये पूरा एयर डिफेंस का नेटवर्क या गेम समझने की कोशिश करें, ये एयर डिफेंस एक्चुअली एयरफोर्स के कंट्रोल में होती है और आर्मी भी एक साथ मिल करके उनको सपोर्ट करती है। लेकिन ये जो पूरा कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो एयरफोर्स के पास होता है। और आज हमारे साथ वी आर लकी टू हैव विंग कमांडर दक्षेश, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसे ही एक एयर डिफेंस यूनिट का कमांड कर रहे थे। सो ही इज़ रिटायर्ड और बहुत जल्दी हमें उनको ग्रैब करना पड़ा। सो येस, ही इज़ हियर। तो इनके साथ इंटरेक्शन में हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि एक ड्रोन या मिसाइल या एयरक्राफ्ट जब पाकिस्तान से टेक ऑफ करता है तो वो कैसे दिखता है, कैसे डिटेक्ट होता है रडार्स में, और फाइनली क्या तजवीज़ बनती है यहाँ पे कि किस तरीके से हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एंड कुछ अंदर के डिटेल्स की ऑप सिंदूर में एक्चुअली हुआ क्या। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद विंग कमांडर दक्षेश। हाय, जय हिंद दक्षेश एंड वेलकम टू आवर चैनल। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे चैनल में आए हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल के पहले एयरफोर्स गेस्ट हैं। एंड आफ्टर ऑप सिंदूर, जब आपकी यूनिट ने पूरे वेस्टर्न फ्रंट में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है, सो आपके थ्रू वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा जो ये एयर डिफेंस का सिस्टम होता है वो कैसे है और ऑप सिंदूर में कैसा रहा है हमारा,
performance from somebody who has been on the ground and who has commanded a air defense unit. So thank you so much sir for inviting me. सर अगर हम एयर डिफेंस नेटवर्क की बात करें, जो हिंदुस्तान का सर जो एडी नेटवर्क है, आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड. Later on during the conversation, sir, I'll explain you how our AD system is even better than that of Israel. अब सर अब हम बात करें जो हमारा AD सिस्टम है, ये मेजरली इंडिजिनस है एंड ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है. नाउ एक एयर डिफेंस जो ऑटोमेटेड मतलब हमें कुछ करना नहीं होता, मिसाइल ट्रैक करता है, अपने आप फायर हो जाता है. सर अब ऑटोमेटेड मतलब ये जो आपने बोला इस तरह से भी हो सकता है, एंड अगर हमें मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ ऑटोमेटेड मीन्स हमारी जितनी भी रडार्स हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स की ऑल ओवर द इंडिया, पूरा जो एयर स्पेस है स्टार्टिंग फ्रॉम अंडमान से लेके कश्मीर तक, फ्रॉम कच्छ से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक, सारा का सारा एयर स्पेस जो है आज की डेट में रडार नेटवर्क से कवर्ड है. उन सारे रडार्स का एक जो फ्यूज पिक्चर है वो IACCS नेटवर्क में आता है. IACCS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम. सर इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि एक तो ये सब इंडिजिनसली है, बनाया हुआ है, हमारा खुद का बनाया हुआ है. सेकेंडली, अगर मुझे ऑपरेशन कंट्रोल करना है इन द कश्मीर वैली, तो सम ऑफिसर सेटिंग इन मे बी इन शिलोंग, वहाँ से भी वो सेम पिक्चर को एक्सेस कर सकता है और उसको एक्सेस करके उसको कंट्रोल कर सकता है. ठीक है. एंड इवन द सिविल रडार जो नेटवर्क है वो भी सारा का सारा जो रडार नेटवर्क है वो हमारे IACCS नेटवर्क पे इंटीग्रेटेड है. सर आपको ये मतलब लाइक आप सिंस यू आर फ्रॉम आर्मी, जो हमारी जो इवन जो सिविल फ्लाइट्स हैं, ठीक है, जो ये सर्वेलेंस होता है बाय द AD ऑफिसर्स, ये दिस इज 24/7 365 डेज. अब सर ये इतना ज़्यादा है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सर 8,000 फ्लाइट जो सिविल फ्लाइट्स हैं वो डिफरेंट एयरपोर्ट से इंडिया में टेक ऑफ और एयरबॉर्न होती हैं. इसके अलावा यू हैव मिलिट्री फ्लाइंग, यू हैव प्राइवेट ऑपरेटर्स, एंड आज की डेट में सब कन्वेंशनल जो एयर एसेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लाइक ड्रोन्स हो गए, UCAVs हो गए, एंड यू हैव मेट्रोलॉजी, बलून्स एंड ऑल. तो ये सारा का सारा जो फ्लाइंग है, इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड मिनट टू मिनट बाय द एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, एंड उनका सर्वेलेंस 365 डेज. एंड इसका सर जो आइडेंटिफिकेशन होगा फॉर एनी एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट, वो चाहे किसी भी क्लास का हो, इट हैज़ टू बी डन विद इन 2 minutes. तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हो पा रहा है, ये 2 minutes IB को क्रॉस करने के बाद या उससे पहले टेक ऑफ होती? सर एनी एयरक्राफ्ट जो एयरबॉर्न हुआ है, से फॉर एग्जांपल दिल्ली से भी अगर IGI एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं, करे, लेट्स से इस्लामाबाद से जो टेक ऑफ करे फ्लाइट है ना, इन केस इफ इट इज कमिंग टुवर्ड्स आवर बॉर्डर, हमारे रेंज के अंदर जो है, तो एक डिजिग्नेटेड बाउंड्री होती है. वो बाउंड्री जो है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग है. LC पे वो बाउंड्री का जो लिमिट है दैट इज डिफरेंट, IB के साथ वो जो लिमिट है दैट इज डिफरेंट, LAC के साथ जो लिमिट जो है दैट इज डिफरेंट. तो विद इन दैट लिमिट, that aircraft, if it is approaching the Indian ADIZ or Indian airspace, it has to be identified before that. तो सर ये सारा का सारा नेटवर्क जो है वो आप भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सिविलियन एजेंसी जो है वो भी आइडेंटिफाई कर रही है. सर वो जो सिविल, अगर हम बात करें कि कोई फॉर एग्जांपल सम पाकिस्तानी सिविल फ्लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री, उसका सेम जो सिविल रडार कंट्रोलर्स जो हैं वो भी उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एंड पैरेलली जो एयरफोर्स की जो एजेंसी है वो भी उसको मॉनिटर करती है. इमेजिन करते हैं, अगर एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, बट लेट्स से कि 60 किलोमीटर्स IB के पास में इन्होंने बताना था, जैसे पाकिस्तानी फ्लाइट आ रही है और इन्होंने बताना था कि भैया हम पाकिस्तानी फ्लाइट है. आपने डिटेक्ट किया, सब आपने यहाँ से डिटेक्ट करने के बाद उनको इंक्वायरी कर रहे हैं, you're sending a message कि please identify yourself, नहीं तो we are going to fire missiles. Yes. There is no response coming. तब सर हमारी ना लेट डाउन SOPs हैं कि
कि फॉर एग्जांपल वो एसओपीज जो है वो डिफरेंट क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट्स के लिए एंड डिफरेंट सिचुएशंस के लिए अलग हैं। फॉर एग्जांपल एक सिविल एयरलाइनर फ्लाइट है ना, वो कौन से कंट्री ओरिजिन की है, फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तानी है या वो मान लीजिए रशियन एयरलाइंस की फ्लाइट है विच इज कमिंग, ठीक है। तो हर कंट्री के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो सिचुएशंस डिफरेंट है, वॉर टाइम है या पीस टाइम है। वो सिचुएशन में जब वो एयरक्राफ्ट इज कमिंग टुवर्ड्स योर कंट्री, वो वॉर टाइम वाली सिचुएशन चल रही है या मतलब कैसी सिचुएशन है, प्रिवेलिंग सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर टाइम। सेकेंडली ये इंपॉर्टेंट है कि वो सिविल एयरलाइनर आ रहा है या कोई हेलीकॉप्टर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट इज कमिंग और दैट फाइटर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट इज कमिंग, ठीक है। तो इसकी एक लेट डाउन एसओपीज है कि हम सिविल एयरलाइनर है उसको हम किस तरह से डील करेंगे। आपके पास चार्ट आता होगा कोई एक कि ये फ्लाइट्स आज दिन में ये फ्लाइट्स आएंगी या नेक्स्ट 24 आवर्स से 48 आवर्स में, तो उनका तो डिटेक्शन आप ऑटोमेटिकली Automatic हो जाता जैसे होगा। कि फॉर एग्जांपल एक सिविल एयरलाइनर्स है, मोस्ट ऑफ द सिविल एयरलाइनर्स उनका एक प्री सेट आईएफएफ, जब वो एक फ्लाइट प्लान अपना फाइल करता है कोई भी सिविल ऑपरेटर, जब वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो चाहे एक हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट हो, वो एक फ्लाइट प्लान फाइल करेगा। तो हमारी जो एजेंसीज हैं, जो एयरफोर्स की एजेंसीज हैं, उन्हें एक एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर देते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर ही इज असाइंड अ पर्टिकुलर आईएफएफ। वो एयरबॉर्न होगा, उसमें वो दैट पर्टिकुलर आईएफएफ व्हिच हैज बीन असाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर फ्लाइट वो सिंक करेगा। जैसे वो सिंक करेगा दैट फ्लाइट विल बी आइडेंटिफाइड। अब इन द मीनवाइल होता क्या है सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फ्लाइट अगर बाई एनी चांस उसके आईएफएफ में मान लीजिए खराबी हो गई या मान लीजिए जो उसका डेजिग्नेटेड पाथ है उससे वो डाइवर्ट हुआ या फॉर एग्जांपल फॉर किसी भी कारणवश, ठीक है, वो उस आईएफएफ या उस रूट पे नहीं सिंक कर रहा है, मतलब नहीं चल रहा है, There is a variation. या देयर इज अ वेरिएशन, ठीक है। वहाँ पे हमारी जो एयर डिफेंस एजेंसीज हैं, जो एयरफोर्स की एजेंसीज, वो उसको मॉनिटर करती हैं, सर्वेलेंस देती हैं। तो वो उसको क्वेरी रेज करेगी कि भाई जो डाइवर्जन है इज इट वाई इट इज लाइक, ये हो सकता है वेदर की वजह से वो डाइवर्ट कर रहा हो या कोई और रीजन हो जिसकी वजह से डाइवर्ट कर रहा हो। तो उसको मैनुअली भी उसको आरटी पे रेज करके उसे हम चेक कर सकते हैं कि व्हाई ही इज दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इज नॉट सिंकिंग द आईएफएफ। अब मैं इफ आई में छोटा सा जो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ गया था वो है कि आप रडार सिग्नेचर देख करके एक एयरक्राफ्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें पहचान जाते हैं। मे बी आप स्पीड से ये पहचान लोगे कि फाइटर है या ट्रांसपोर्ट है, बट क्या ये पैसेंजर एयरलाइनर है कि एक्चुअली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, रशियन ओरिजिन का है कि चाइनीज ओरिजिन का है, ऐसी भी चीज़ें आप डिटेक्ट कर सकते हैं? सर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट यू कैन आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे, एयरक्राफ्ट साइज से? सर नहीं सर, एक्चुअली रडार पे तो आपको जो ब्लिप है वो वैसा ही दिखेगा। उसका जो फ्लाइट पैरामीटर्स है ना, जो वो फॉलो कर रहा है, जो वो पाथ फॉलो कर रहा है, जो जिस हाइट पे वो चल रहा है, ठीक है। अगर आई एम सेइंग, क्योंकि सुखोई सर बहुत स्लो हो सकती है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, आपको पता होगा सुखोई बहुत स्लो हो सकती है। सर सो अगर एक सुखोई एयरक्राफ्ट में AN-32 के पैरामीटर्स अगर फॉलो करूं, उस स्पीड वगैरह में अगर मैं आ जाऊं, तो कैन आई फूल द रडार्स? यस सर, ये सेम जो आपने जो बात बोली है, सेम चीज जब इराक पे अगर आपको पता हो तो इराक पे जो बम्बार्डमेंट करी थी इसराइल ने, दे डिड द सेम थिंग। उन्होंने एक सिविल एयरलाइनर के पैरामीटर्स को नहीं, एक सिविल एयरलाइनर्स के आसपास उन्होंने फ्लाई किया था, सो दैट वो जो रडार जो पिकअप था फ्रॉम द इराकी एयर डिफेंस, उनको लग रहा था कि देयर इज अ सिविल एयरलाइनर कमिंग, देयर इज अ ट्रांसपोर्ट क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट कमिंग, बट उनके नीचे उनके विंग्स के आसपास जो थे ये जो फाइटर्स थे वो एम्बेडेड थे, एंड जैसे ही वो उनके एयर स्पेस में पहुंचे, ठीक है, देन दे डिड दैट बम्बार्डमेंट, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन द प्रोफिशिएंसी ऑफ द पायलट्स। या आप इससे पहले कुछ यस सर। आंसर सेकेंडली जो हमारा जो एडी नेटवर्क है, इट इज मल्टी लेयर्ड से, फॉर एग्जांपल सर एक पर्टिकुलर VAVP के लिए यू हैव VAVP इज वाइटल एरियाज एंड वाइटल पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट एसेट्स जो होते हैं, इट कैन बी मिलिट्री एसेट्स, इट कैन बी सिविल एसेट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। तो
उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए यू हैव ईगला क्लास ऑफ मिसाइल्स, यू हैव इगला मैन पैड्स, मैन पैड्स, यस सर, मैन पोर्टेबल, पोर्टेबल, यस सर, शोल्डर फायर मिसाइल्स बेसिकली ना। यू हैव हमारे पास स्पाइडर्स हैं, अभी हमारा लेटेस्ट इंडक्शन इज ऑफ द समर मिसाइल्स, मैन पैड्स अगेन। देन यू हैव अ लिमिटेड एरिया डिफेंस के लिए यू हैव पिचोरा क्लास ऑफ मिसाइल्स, पिचोरा, ओसा AK जो आर्मी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है। देन यू हैव अभी जो हमारा लेटेस्ट जो है इंडिजिनसली जो हमने डेवलप किया है, दैट इज द आकाश सिस्टम, जो जिसका बहुत ही मेजर रोल था सर ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन सिंदूर। इनका जो दायरा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 किलोमीटर्स, इसीलिए इसको बोला जाता है लिमिटेड एरिया डिफेंस के लिए। देन यू हैव अ मीडियम रेंज मिसाइल्स, जिसमें आती हैं सर आपकी QRSAM, MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है, इनका दायरा होता है सर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 किलोमीटर्स। इनकी सर जो किल प्रोबेबिलिटी है इट इज मोर देन 90%। दैट सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी इज मतलब 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 ये स्ट्राइक करेगा सर। नाउ इसका सर जो बड़ा एनवेलप है it is now being covered by the S-400s. S-400 की जो ranges are approximately 400 kilometers. Then sir, further you have BMD, that ballistic missile defense जो network है, उनकी ranges are 1000 to 2000 kilometers, जो हमारी जो cruise missiles हैं। तो this is the multi-layer defense which India has. Now sir, ये सारा जो system है स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन पैड से लेके जो BMD प्रोजेक्ट जो है, ये सारा जो इसका जो फ्यूज्ड पिक्चर है ऑफ द रडार्स, ऑफ द ट्रैकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टारगेट इज बीइंग मॉनिटर्ड एट द IACCs. नाउ IACCs में यू हैव द कंपोनेंट, द C&R कंपोनेंट विच इज कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, जिससे ये रडार का उनको जो फीड मिलता है, जो फीड मिलता है उसमें वो आपको थ्रेट एनालिसिस करता है। थ्रेट एनालिसिस फॉर एग्जांपल कि देयर इज अ एयरक्राफ्ट व्हिच हैज गॉट एयरबॉर्न, ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर, दिस इज अ फाइटर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट, इसकी ट्रैजेक्टरी विल बी दिस, द फ्लाइट अप्रॉक्सीमेट द फ्लाइट प्लान पाथ विल बी दिस। तो बेस्ड ऑन दैट वो एक वेपन सॉल्यूशन आपको देगा, जो मैं ऑटोमेटेड की बात कर रहा हूँ, वो कि यू कैन टैकल दिस थ्रेट विद द हेल्प ऑफ दिस मिसाइल, यू कैन टैकल दिस थ्रेट विद द हेल्प ऑफ दिस फाइटर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट, यू कैन टैकल दिस थ्रेट विद द अटैक हेलीकॉप्टर क्लास, अंडरस्टैंड है। तो इसका जो मेरा आपको पहले बताने का मतलब वो था कि दिस इज टोटली ऑटोमेटेड। नाउ जो वेपन वर्टिकल में द पर्सन हु इज हैंडलिंग द ऑपरेशन, नाउ उसके पास 4-5 सॉल्यूशंस आ गए कि उस एयरबॉर्न थ्रेट को किसको बताना है, हाँ किसको बताना है, किससे वो यूज कर सकता है, ठीक है। एंड उसमें ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको ये पता चल सकता है कि ये जो ड्रोन है, ये जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस बार हुआ कि उन्होंने नॉट एग्जैक्टली सॉन्ड बट 300-400 ड्रोन्स है, तो आपको किस पे मिसाइल्स खर्च करनी है, किस पे नहीं करनी है, सो जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आयरन डोम जो है, मतलब मैं अगर आपको आयरन डोम के, क्योंकि लोगों को बहुत आयरन डोम के बारे में बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी है, तो जो आयरन डोम जो है वो 40 to 70 किलोमीटर्स की उसकी रेंजेस हैं, आयरन डोम पर से की मैं बात करूं। एंड उसका जो खूबसूरती है उस सिस्टम की वो ये है कि अगर वो किसी रॉकेट या कोई ड्रोन क्लास ऑफ थ्रेट जो है अगर इजराइल के ऊपर आ रहा है, अगर वो फॉर एग्जांपल वो जो एयरबोर्न ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी खाली स्पेस पे विच इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, अगर उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी है कि वो वहां पे गिरने वाला है, तो वो कोई एक्शन ही नहीं लेगा। ओके, वो उसको छोड़ देगा, वो उसे छोड़ देगा। वो एक्शन जो उसकी जो मिसाइल, जो ऑटोमेटेड मिसाइल जो फायर होगी, वो जब ही फायर होगी जब उसको जो एसेस करके उसको ये लगेगा कि यार ये किसी सिविलियन टारगेट पे या किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे या सम टारगेट ऑफ सम इंपॉर्टेंस उस पे अगर वो गिरने वाला तो है, वो उसकी ट्रेजेक्ट्री को उतने ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट भी कर रहा है, कैलकुलेट करता है, भी कर रहा है। यस यस। तो सर ये बताओ भाई, ये ट्रेजेक्ट्री तो चेंज भी हो सकता है, मिडवे कुछ ब्लास्ट किया, जैसे ये स्पेस वाले सारे उसमें होते हैं रॉकेट्स में, मिडवे कुछ ब्लास्ट किया जिससे प्रोजेक्शन और सर यही प्रोफिशिएंसी है हमारे जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स वहां बैठे हैं, जो एयरमैन जो हमारे, यही उनकी प्रोफिशिएंसी है कि इस चीज को, मतलब जो ऑटोमेटेड सॉल्यूशन मिल रहा है वो तो है, ठीक है, मैनुअली उनकी प्रोफिशिएंसी इसी चीज पे निर्भर है कि वो कितना प्रोफिशिएंटली इस चीज को असेस कर सकें। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर में सर इतने
ड्रोन्स आए, नंबर ऑफ ड्रोन्स, हमने एक भी अपनी जो वैल्यूएबल मिसाइल है, एक भी मिसाइल हमने यूज नहीं करी है, ठीक है, टू काउंटर दीज ड्रोन्स। हमने ये जो फालतू के जो ड्रोन्स जो उनकी तरफ से आए थे, वहां पे वी हैव यूज दी एडी गन्स, जहां पे आर्मी की एडी गन्स हमने यूज करी, ठीक है, हमने अपने मैन पैड्स यूज करे, हमने जो वैल्यूएबल मिसाइल्स है वो वहीं पे यूज करी। अगर उनकी तरफ से यूकैव आया है, उनकी तरफ से लोटरिंग मुनिशन है, उसको काउंटर करने के लिए एज इन UCAV is अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, एयर व्हीकल जो कि पेलोड कैरी कर सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूएवी एंड यूकैव। यूएवी यूएवी देखता है, UCAV देख करके मार सकता है सर। तो थोड़ा ऑप सिंदूर की ही बात करते हैं। जब Sir. हम ऑप सिंदूर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू सी आपकी यूनिट एरिया Sir. में, और कैसे ये थ्रेट्स को आपने न्यूट्रलाइज किया था? सर, जो ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो फ्रॉम 22 ऑफ अप्रैल इटसेल्फ, जब ये अटैक हुआ, जब हमारे मासूम सिविलियंस की जानें गई, हमारी जो एडी जो पूरी मशीनरी थी उसी दिन से हरकत में आ गई थी। कहाँ पे हमें अपने एडी एसेट्स को मोबिलाइज करना है, कहाँ पे हमें वो प्लान करनी है कि हमारी मिसाइल्स की पोजीशंस कहाँ पे रहें, हमारी रडार की पोजीशंस कहाँ पे रहें, सो दैट जो वैली में, आप समझ पाएंगे कि वैली में कोई भी गैप ना रह जाए, जिस गैप का फायदा उठा के दुश्मन इंट्रूड कर पाए। तो ये सारी तैयारी कई बार क्या होता है, जैसे पहलगाम हुआ सर, तो हम लोगों ने तब से तैयारी करना शुरू कर दिया था, या जब सिंदूर लॉन्च हुआ तब? नहीं सर, ये जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ, हमने तभी ये स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज सर वी वर श्योर, एक एंटिसिपेशन होता है, मतलब हम लोग भी एक कैलकुलेशन करते हैं कि किसी चीज का कुछ तो अगर जवाब इसका होगा। रिटेलिएशन होगा तो वैली में तो 100% होगा। करेक्ट, ठीक है, एंड इसमें जो एडी का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका तो हमें एंटिसिपेशन बिल्कुल 100% था ही, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने प्लान किया। ऑल्दो सर हमारे वॉर प्लान्स होते हैं, इंटैक्ट होते हैं कि कहाँ पे हमारी रडार की पोजीशन होनी है, कहाँ पे मिसाइल्स की पोजीशन होनी है, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको थोड़ी सी एडेप्टेबिलिटी भी करनी होती है, कि उसमें ना प्लस एंड माइनसेस थोड़े बहुत जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द एंटिसिपेशन ऑफ द थ्रेट, कहाँ से आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली सर हमने वो प्लानिंग स्टार्ट करी। हमने अपनी जो एसेट्स हैं उनको मोबिलाइज करना स्टार्ट किया। एंड सर आपको पता होगा आज की डेट में कोई भी एसेट है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी का भी एसेट है, हर किसी की पिक्चर सैटेलाइट देख रहा है, ठीक है, तो आप कितना स्मार्टली उसको डिकॉय यूज करके, है ना, उसको डिसेप्शन यूज करके आप कितना स्मार्टली आप मूव कर पाओ, सो दैट आप अपना ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर एरिया में अचीव भी कर लो, और एट द सेम टाइम आप अपने एडी एसेट को वनरेबल भी ना करो। तो दैट इज व्हाट वेंट पूरा गेम यही है। या पूरा गेम यही है सर, इट इज अ कैट एंड माउस का गेम, कि कितना स्मार्टली आप यूज कर पा रहे हो अपने एसेट को, पर्टिकुलर एसेट को आप कितने। तो हमारा 10-12 दिन हमने वी डिड दिस, एंड आफ्टर जब हमने ये लॉन्च हुआ 6 की नाइट और 7th मॉर्निंग व्हाटएवर यू कॉल सर, तो उसके बाद जो पूरा एडी नेटवर्क था ऑफ द इंटायर वैली, ठीक है, वो पूरा हरकत में आया। जो एंड नेटवर्क हम यहाँ बात करें आर्मी एंड एयरफोर्स का कंबाइंड वो रहा होगा, पूरा कंबाइंड था, एंड इवन ऑफ दी सर सिविल एजेंसीज आल्सो। ओके, जो हमारे जो ऑपरेशंस चल रहे थे, तो उनका जो मूवमेंट था ऑफ द एडवर्सरी, उसका मूवमेंट कहाँ पे है, तो हमारा उसका जो लाइव फीड है, वी वर गेटिंग इट फ्रॉम दी हमारे नाविक सैटेलाइट से, जो कि इंडिजिनसली बिल्ड जो सैटेलाइट्स हैं, हमें उससे उनका मिनट टू मिनट जो कहाँ पे हरकत हो रही है वो भी हमें मिल रही थी। तो ये ना जो नेटवर्क था सर, जो इंटीग्रेशन ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड ऑल्सो ऑफ द सिविल एजेंसीज, ठीक है, ये बहुत ही सब बेहतरीन और उम्दा था। एंड इवन जो ऑपरेशंस जो चल रहे थे, जो ICC से जो मैंने आपको जैसे बताया कि जो कंट्रोल हो रहे थे, द सेम ऑपरेशंस वर बीइंग लुक्ड बाय द top leadership of military and also of the political leadership also, ठीक है, and we had the complete freedom कि जो field commander है, he had the full freedom कि वो अपने particular unit के assets को किस तरह से move करे, किस तरह से उनको operationally utilize करे to negate the threat।
एंड सर जो जैसे मेरी जो यूनिट थी उसमें वी हैव मैन पैड्स. अब कोई एयरबॉर्न थ्रेट आती है. कौन से मैन पैड्स? मैन पैड्स तो क्लास इग्ला एंड समर क्लास ऑफ मिसाइल्स. अब सर कोई एयर रेड होती है तो जो बाकी जो फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो चाहे और कोई ग्राउंड फोर्सेस हो, वो सारी बंकर्स में जाएंगी आफ्टर. अब जो मेरे जो जवान हैं वो मैन पैड्स को, उन शोल्डर फायर मिसाइल्स को लेके बाहर आएंगे. नाउ जस्ट इमेजिन कि वो अपनी मतलब वो कितनी उनके अंदर दरियादिली होगी, बहादुरी होगी कि जब वो एयर रेड मतलब है ना, उसके लिए वो खड़े होते हैं कि उसको कितनी उसको टैकल कर पाए उस थ्रेट के लिए. एंड वो पूरे साथ जोश टाइप फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ दिस ऑपरेशन सिंदूर फ्रॉम 6 से लेके 10 तारीख तक मेरा शायद ही कोई जवान होगा जिसने 1 मिनट के लिए भी पलक झपकी होगी सर. ठीक है. उनकी क्योंकि सारा डिप्लॉयमेंट वाज अलोंग द एलसी या अराउंड सम पर्टिकुलर वीएवीपी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस. तो उनके पास सर वो लीवे ही नहीं था कि वो 1 मिनट के लिए भी अपना जो फोकस है वो कहीं भी डाइवर्ट कर सकें. ये बताइए, आपके पास अर्ली वार्निंग कितना आपको मिल जाता था नॉर्मली? सर अर्ली वार्निंग का सर हमारे जो अभी आज की डेट में जो हमारा रडार नेटवर्क्स हैं, एंड सर मतलब ये आपको खुशी होगी जान के कि जो मैक्सिमम जो अब जो रडार्स हम जो इंडक्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी रडार्स मोस्टली आर इंडिजिनस रडार्स हैं. हमारा रडार नेटवर्क आज की डेट में इतना है कि पूरा पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट भी हमारे रडार नेटवर्क से कवर हो सकता है. तो एनी एयरबॉर्न थ्रेट जो पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट से भी एयरबॉर्न हो रहा है, शुरू हो रहा है, उससे उस पे भी हमारी नजर रहती है. तो मतलब आपके बंदे के लिए उसको कितना 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कितना अर्ली वार्निंग मिल रहा था? मैं ऐसे ही आइडिया के लिए, अनुमान के लिए, आपको एक्चुअल या एक्यूरेट देने की भी शायद जरूरत नहीं है, बट एक आइडिया. अगर वो जो थ्रेट है वो जस्ट अगर वो एलसी से ही एयरबॉर्न हुई है फॉर एग्जांपल, है ना, जहाँ पे बट वो लो क्वालिटी थ्रेट होगी, लो क्वालिटी थ्रेट है, तो उसमें जो अर्ली वार्निंग जो उससे मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी. अगर वो जो थ्रेट है वो थोड़ा मतलब लाइक डिपेंडिंग अपॉन दी कहाँ से वो एयरबॉर्न हो रही है, 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, तो जहाँ जिस पॉइंट से वो एयरबॉर्न हो रहा है वो पर्टिकुलर थ्रेट, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, तो जो अर्ली वार्निंग को डिपेंड करती है कि वो एयरबॉर्न कहाँ से हो रहा है. आपको कब बताया जाता है, लाइक आप अपने ट्रूप्स को कब बताते हैं कि भाई अभी टाइम आ गया है जब बाहर आकर फायर करना है? बिकॉज जैसे अगर वो बहुत पीछे से एयरबॉर्न हो रही है तो एक एरिया होता होगा कि मतलब वो कहीं पर भी जा सकता है, मतलब आपके अगर आप सीधे हैं तो सामने भी आ सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है. फिर एक पॉइंट होता होगा कि अगर इस चीज को इसने क्रॉस किया तो ये हमारे वाले इलाके में आ रहा है. सर जो एक एडी ऑपरेटर होता है, फॉर एग्जांपल जो मैं मैन पैड जो शोल्डर फायर मिसाइल लेके जो एक जो जवान है जो वो फील्ड में जो मौजूद है, वो मिनट टू मिनट कंट्रोल में रहता है फ्रॉम दी प्लेस जहाँ से ये सारे ऑपरेशंस कंट्रोल हो रहे हैं. उसको मिनट टू मिनट बताते रहते हैं, मतलब उसको वो फीड कंटिन्यूस मिलता रहता है कि अभी जो वो थ्रेट है वो आपके VAVP से इतने किलोमीटर दूर है, अभी वो इतने किलोमीटर दूर है. जैसे ही उसके दायरे में वो आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक, तब उसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि नाउ यू कैन शूट एट दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो कि इस डायरेक्शन से आ रहा है. एट द सेम टाइम सर जो आज की डेट में जो मैन पैड्स हैं वो कोलोकेटेड है हमारी लो लेवल रडार्स के साथ. सो जो लो लेवल रडार्स का जो ऑपरेटर है वो भी एयरबॉर्न थ्रेट को मॉनिटर कर रहा है, एंड ये जो मैन पैड लेके जो ऑपरेटर है ये भी वहाँ पे कोलोकेटेड है. सो ये जो उन दोनों का जो इंटीग्रेशन है, जो सांठगांठ है, इट इज ऑफ लाइक इमेंस हेल्प फॉर अस. तो ये जो मैन ऑन ग्राउंड है जिसको फायर करना है, उसके पास कोई जरिया है जो वो पहचान सके कि ये ही एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर मुझे फायर करना है? यस सर उसका फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, जो उसको जो ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा है उससे वहां से आ रहा है. सेकंड उसकी प्रोफिशिएंसी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो गेन करता है. ठीक है, तो वो कैसे आती है सर? वो उसकी प्रैक्टिसेस से आती है. जो सेम जो कॉम्बैट ड्रिल्स हैं
हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हर मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम वो करते हैं, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की वो प्रोफिशिएंसी बढ़ती है सर। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि अच्छा साहब ये जो जहाज आ रहा है ये फाइटर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट है, ये हेलीकॉप्टर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट है, एंड ऑल्सो ये पाकिस्तानी है, Yes, कौन सी क्लास IFF का है, कर पाएगा या नहीं। हाँ उसका लाइक उसको जज करके वो, अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे ये सही डेवलप होने लगती है। ठीक है, एंड जैसे फॉर एग्जांपल आप एसएफ के हो सर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वेपन है आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। बिल्कुल। द सेम वे एक एडी ऑपरेटर के लिए जो इक्विपमेंट वो उसको ऑपरेट कर रहा है, दिन रात उसको ऑपरेट कर रहा है, उसको एक अपनी बॉडी का एक सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट बना लेता है, तो उसकी प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे वो बन के एक उसके ना। ये बताइए ऑप सिंदूर स्पेसिफिक, ऑप सिंदूर में आपके बटालियन ने कितने एक्शन देखा होगा या कितने गिराए होंगे ड्रोन्स? सर पूरे थ्रू एंड थ्रू वो एक्शन में थे। अब सर वो मैं वो डेटा के कितना एग्जैक्टली वो हुआ, बट हाँ दैट मेरी यूनिट वाज थ्रू एंड थ्रू वाज इन द एक्शन सर। सबसे चैलेंजिंग आपको क्या लगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो आप बता चुके हैं कि सोए नहीं लोग बेचारे? सर एक्चुअली जब ऑपरेशन एक्चुअली स्टार्ट होने के बाद 6 की नाइट से जो लेवल ऑफ थ्रेट जो हमें पाकिस्तान, मतलब जो अपने एडवर्सरी से जो हमने काउंटर किया, एंड द काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो एक एयर डिफेंस ऑपरेटर्स या एयरफोर्स पर्पस से जो करते हैं, उसके हिसाब से जो हमने जो टैकल किया, हमें वो लगा नहीं कुछ भी नहीं लगा एक्चुअली में। मजा नहीं है मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि जो जिस लेवल की आपने जो ट्रेनिंग करी है तैयारी करी और है, जिस लेवल का आपने जो थ्रेट टैकल किया है, उसका लेवल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मिसमैच था। अच्छा, जैसे पाकिस्तान ने बताया, उनकी मीडिया नैरेटिव बना कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है इंडिया में और बड़े सारे एयरफोर्स असेट्स को भी नुकसान पहुंचाया है, उसमें क्या है? मतलब बिकॉज हम आर्मी वाले हैं, हम तो फिरोजपुर गए, हमने ग्राउंड पर देखा भी उस सेक्टर में, एंड हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, फौज ने वहाँ बहुत ही अच्छा काम किया। अब आप एयरफोर्स की तरफ से भी हम सुनना चाहते हैं। सर जो उन्होंने नैरेटिव बनाया बहुत अच्छी बात है, वो तो हाँ, जिंदा ही नैरेटिव पे है। बिल्कुल। अब आजकल सर कुछ भी सैटेलाइट से छुपा नहीं है। अब जो सैटेलाइट इमेजिनरी जो भी इमेजेस हैं वो अब हम अपने जो हमारे जो हिंदुस्तानी सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ दें। इवन जो वेस्टर्न सैटेलाइट्स हैं जो उनकी इमेजेस जो उन्होंने रिलीज करी हैं, जो कुछ कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं जिनका काम ही ये है, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप ये बताएं कि आपने वो क्लेम कर रहे हो कि हमने जो इंडियन एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं उनको डैमेज किया। आप मुझे सर एक एयरफोर्स स्टेशन बता दें, एक इक्विपमेंट बता दें कि ये पर्टिकुलर रडार था, इसकी ये इमेज है बिफोर एंड दिस इज द इमेज आफ्टर। हमने सारा का सारा हमने शो किया है, हमने मीडिया पे शो किया है, हमने अपनी ब्रीफिंग्स में शो किया है, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी कर दिया। यस, हमने जो जिस स्टेशन के बारे में वो क्लेम कर रहे थे, है ना, वहां पे हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में हमारे रक्षा मंत्री आए हैं। तो आप मुझे बताएं तो कि इस पर्टिकुलर एयरफोर्स स्टेशन में हमने ये डैमेज किया। सर उन्होंने क्या डैमेज किया? उन्होंने डैमेज किया पुंछ में सिविलियन घरों को। उन्होंने डैमेज अगर जो कि वो करना चाहते थे हमारे रिलीजियस प्लेसेस को, ठीक है, उन्होंने डैमेज किया। सर एक लोकेशन है मेरी यूनिट की, उसके पास एक गांव है पंचगांव, आपकी ब्रिगेड भी है सर वहाँ उसके पास में। उन्होंने फायरिंग करी उस गांव में आग लगी। तो वो एक होता है ना सर कायरता पूर्वक जो हरकतें होती हैं, क्या अगर आप मिलिट्री को टैकल नहीं कर पा रहे तो चलो इनकी सिविलियन पॉपुलेशन में थोड़ा पैनिक क्रिएट कर दो, कुछ तो कर दें, मतलब कुछ तो कर दें, मतलब अपना दिखाने के लिए तो दिखाना है ना, कुछ तो दिखाना है। तो एग्जैक्टली तो सर उनका जो सारा कुछ जो उन्होंने किया वो यही चीजें करी हैं। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस कायरतापूर्वक हरकत में वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 17 सिविलियंस की जाने चली गई हमारे। तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट पार्ट। बट अगर मिलिट्री पर से कि हम मतलब बात करें तो एक भी कोई मिलिट्री एसेट आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। एंड ये तो सर शुक्र हो कि 10th की इवनिंग को सीज फायर हो गया, नहीं तो जो 11th का मंजर होता ना वो तो कुछ और ही होने वाला था।
अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट बिना वो कुछ detail और ही में होता। गए हुए कुछ क्या बता सकते हैं हम? सर, जो आज आसिफ मुनीर इधर उधर घूम रहा है, जो उनके एयरफोर्स चीफ जो अमेरिका जा रहे हैं, फील्ड मार्शल यस फील्ड मार्शल मार्शल, आसिफ। यस फील्ड मार्शल मुनीर एंड उनके जो एयरफोर्स कमांडर्स जो हैं जो आज घूम रहे हैं सर, वो घूमने की हालत में नहीं रहते। या तो वो जेल में होते, या उनकी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका तख्ता पलट हो गया होता। अगर 11th तक अगर ये ऑपरेशन चला जाता, सिर्फ एक दिन भी चला जाता। या हमारी जो नेवी थी वो तो यार, अभी ऑपरेशनली हरकत में भी नहीं आई थी। तो 11th को जो होता वो तो देखने लायक होता। बट यस, जो पॉलिटिकली लीडरशिप में जो बंदा बैठा है उसको एक कलेक्टिवली एक डिसीजन लेना होता है, जहां पे आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ मिलिट्री लीडर, बट उसको फाइनेंस भी देखना है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखने हैं, उसको वो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत एंड सारी चीजें। सेकेंडली जो हमारा ऑब्जेक्टिव था एक क्लियर मैसेजिंग देने का, एक Yeah, पॉलिटिकल yes, सिग्नल, वो भी अचीव वो आई थिंक हमने डे 1 ही अचीव कर लिया था। कर लिया था। यस थोड़ा सा S-400 के बारे में बताइए जरा। सर, S-400 का जो हमने प्रोक्योरमेंट का सिलसिला शुरू किया था वो 2018 में वी स्टार्टेड दिस आफ्टर द बालाकोट स्ट्राइक। हमारी लीडरशिप ने ये एंटिसिपेट किया कि इसकी जो हमारे को ज़रूरत है टू स्ट्रेंथन आवर AD नेटवर्क, ये बहुत जल्द हमें चाहिएगा। तो 19 से हमने ये फिर इस सिस्टम को हरी झंडी मिली गवर्नमेंट से, एंड 2021 में विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 साल ये जो सिस्टम है ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो गया। सर, ये आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये सबसे पोटेंट AD सिस्टम है इन द एंटायर वर्ल्ड। और कोई सिस्टम नहीं है इससे बेहतर? सर, इसके पैरेलली यू हैव अ अमेरिकन पेट्रियट सिस्टम, बट उसकी एक्चुअली में वो जो सिस्टम है वो कभी वॉर में इतना इफेक्टिवली कभी यूज नहीं हुआ है। तो वो कितना इफेक्टिव है ये कह पाना इज अगेन अ डिबेटेबल थिंग। मैक्सिमम मीडिया इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय वेस्टर्न पावर्स, तो वो अपने सिस्टम को ऑब्वियसली अच्छा बताएंगे, बट एट द सेम टाइम से जो S-400 एक सिस्टम, बेहतरीन सिस्टम लेना एक अलग बात है, उसको खूबसूरती से ऑपरेट करना एक अलग डायमेंशन है। तो जो S-400 का जो यूटिलाइजेशन हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने किया है, इवन उस तरीके का यूटिलाइजेशन इवन द रशियन फोर्सेस जो ये यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें वो भी इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाए। सर, टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, हम आज की डेट में भी हम ओसाका एंड पिचोरा सिस्टम यूज कर रहे हैं, एंड हम उसका जो सर्विसेबिलिटी जो स्टेट जो हम मेंटेन कर पाते हैं दैट इज मोर देन 95%। और ये सिस्टम है जो 1980s में लिया है, इवन जहां से हमने लिया है सोवियत से, वो भी यूज नहीं कर रहे हैं आज इस सिस्टम को। तो ये कैपेबिलिटी है सर हमारे इंजीनियर्स की, हमारे टेक्नीशियंस की, एक वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जो उन्होंने हासिल की हुई है कि आज की डेट में भी हम वो सिस्टम यूज भी करते हैं एंड इफेक्टिवली यूज करते हैं। अभी धीरे धीरे आर वी रिप्लेसिंग दीज, क्योंकि आई एम श्योर विद द इंडिया जनरेशन जो हो रही है, Yes, sir. खुद बन रहे हैं। सर, अभी यस धीरे धीरे वी हैव अ प्लान इन प्लेस कि हम इनको किस तरह से हम रिप्लेस कर दें। एंड इसके लिए सर अभी लास्ट वीक ओनली आकाश का जो और बेटर वर्जन है वो हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। तो धीरे धीरे हम ये प्रोसेस में हैं कि हम इनको रिप्लेस कर पाएं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम मैक्सिमम सिस्टम हिंदुस्तानी इंडिजिनसली बिल्ड करें सो दैट हमारी डिपेंडेंसी किसी भी पावर के ऊपर हो, मतलब चाहे वो इसराइल के ऊपर हो, रशिया या वेस्टर्न पावर्स के ऊपर हो, धीरे धीरे वो चीज़ कम होती चली जाए। यूक्रेन और रशिया बहुत टाइम से चली है, लोगों को लगा था कि थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगी, एंड रशिया बीइंग रशिया की इतना साइज और उसका हर चीज़ का डिफरेंस है। एंड रिसेंटली स्पाइडर वेब में हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन ने ड्रोन वारफेयर को ही चेंज कर दिया। तो क्या लेसन्स हैं जो एज ए एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस हम लोगों को इस पूरे वॉर से लेने चाहिए कि रशिया से भी क्या सीखना चाहिए और यूक्रेन से भी क्या सीखना चाहिए? सर ये जो कॉन्फ्लिक्ट इनका चल रहा है ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, इस पे एयरफोर्स की नज़र जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है, जब से ये स्टार्ट हुआ, 2014 से ही है,
इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, रशियन एयरफोर्स का अगर हम कंपैरिजन करें यूक्रेनियन एयरफोर्स से, तो कोई मैच नहीं है। इनिशियली जो इनके एडवांसेस थे रशियन एयरफोर्स एंड रशियन ग्राउंड फोर्सेस के, वो बहुत ज़्यादा इट वाज इन फेवर ऑफ रशिया। उन्होंने आज की डेट में सर अगर हम बात करें तो ऑल्दो रशिया हैज़ लॉस्ट 216 फाइटर जहाज, 216 is a huge number. Big number, yeah. Big number. But at the same time, रशिया ने आज 28% ऑफ द यूक्रेनियन लैंड मास जो है अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था लैंड मास की अगर हम बात करें, आज की डेट में वो 4th नंबर पे पहुंच गया है। बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन ने ये रियलाइज किया कि वो कन्वेंशनल एयर पावर यूज करके रशियन एयरफोर्स को टैकल नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को बूस्ट अप किया। उसका ही नतीजा है कि जो रशियन एडवांसेस जो कि बहुत तेजी से हो रहे थे, उन्होंने उसको आज हॉल्ट कर दिया है। ये जो अडेप्टेबिलिटी है कि सस्ते ड्रोन यूज करके एंड कंसिडरेबल आप डैमेज कर पा रहे हो अपने रशियन एयरफोर्सेस का, ये लेसन लर्न हमने भी अपने लिए पहले ही ये लेसन लर्न कर लिया था। इसी का सा नतीजा है कि जो आज की डेट में जो हमारी जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है इंडिया में। सर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके टिल डेट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 200 स्टार्टअप्स इन इंडिया ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि रजिस्टर हुए हैं विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ड्रोन्स। दिस इज प्राइमरीली आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रोन इंडस्ट्री। अच्छा, almost 200 startups. Yes. Secondly, sir, जब during the operation, जब ये the operation was going on, हमारा ऑपरेशन सिंदूर, अब सर ये हमारी प्रोएक्टिवनेस है हमारी लीडरशिप की कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको हमने बुलाया, आमंत्रित किया कि यू कैन यूज शो हाउ केपेबल योर सिस्टम इज। तो जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन सिंदूर। उनका फीड मतलब जिस भी काम के लिए उन्होंने वो जो स्टार्टअप बनाया है वो कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए, हमने वो भी एसेस किया है। उसी का नतीजा ये है कि सर हमने उनमें से ही कई स्टार्टअप्स को हरी झंडी दी है फॉर द प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो सर ये जो एट द सेम टाइम सर जब ये समझने की बात है कि जब एयर कॉम्बैट होगा किसी भी कंट्री का, किसी के साथ भी हो सर, उसमें कुछ डैमेजेस ऑन बोथ द साइड्स आर एक्सेप्टेबल। बट क्या वो डैमेज जो आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 216 जहाज जो फाइटर जहाज जो रशिया ने यूज किए, क्या उस डैमेज के प्रोपोर्शनेटली आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? तो आई वुड से कि रशिया का जो मेन इंटेंशन था वाज नॉट टू लेट यूक्रेन ज्वाइन द नेटो एंड टू हैव अ बफर, जो एक बोलते हैं सर एक पॉलिश फनल जो बोला जाता है कि फ्रॉम पोलैंड टिल इनकी जो रशियन जो कैपिटल है वहां तक देयर इज अ पॉलिश फनल जो कि प्लेन ग्राउंड है। अदरवाइज अगर हम रशिया की जो ज्योग्राफी देखें फ्रॉम ऑल 3 साइड्स वो माउंटेन से या ओशियन से कवर्ड है, बट इफ यू सी द वेस्टर्न साइड ऑफ द यूरोप तो इट्स अ प्लेन ग्राउंड। तो रशिया डजंट वांट कि जो नेटो के साथ कल को अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न पावर के साथ हो जाए तो इट वांटेड टू क्रिएट अ फनल। ठीक है, तो उसका ही इसने ये सहारा लेके, है ना, एक अपना नरेटिव जनरेट करके उन्होंने जो एरिया उसको कैप्चर करना था उसने वो आज कर लिया है एंड उसने वो बफर क्रिएट करने में वो सक्सेसफुल हो गया है। अगर आप सर डॉनबास एरिया और क्रीमिया की बात करें तो अगर आप उसको टैक्टिकली अगर आप देखें तो दैट एरिया हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम ट्रेड की बात करें। ठीक है, जो ट्रेड है विद वाया सी रूट्स, Donbass used to be the most flourishing area of Ukraine, जहाँ पे बहुत ज़्यादा it is very rich in minerals and it has a accessibility to the ports, जो कि आज रशिया ने कैप्चर कर लिया है।
तो सर ये चीज़ें हमें ना चेक्स एंड बैलेंसेस करके ना तब हमें वर्कआउट करना होता है कि अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी पे जो खर्च कर रहे हैं एंड उसका जो आउटपुट जो एक कंट्री को मिलेगा, क्या वो प्रोपोर्शनेट है या नहीं जो है, दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है सर। अब इस पे सर बहुत हाई हल्ला हुआ था कि 39,000 करोड़ यू आर स्पेंडिंग ऑफ ऑन S-400। क्यों भाई, इससे तो सड़कें बन सकती हैं, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, बट आज उस 400 की बदौलत है कि हमने सिर्फ 90 मिनट्स के ऑपरेशन किए हैं। अगर मैं एयर पार पर से की बात करें तो एक्चुअल में जो ऑपरेशन जिसमें हमने पूरी अपनी एयर पार की माइट यूज करी, दैट वाज ओनली फॉर 90 मिनट्स, एंड 90 मिनट्स में हमने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। तो क्या ऐसा है कि फाइटर जेट्स का जमाना चला गया और ड्रोन्स का आ गया, नहीं सर, या ड्रोन्स एयरफोर्स वाले से Country- पूछेंगे तो कैसे जवाब मिलेगा? बिकॉज हो सकता है कि Yeah. बेटर ड्रोन्स कल एयरफोर्स ही हैंडल करे, या है ना? सर इसका मैं जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि सर हर एक इक्विपमेंट का, हर एक वेपनरी का एक अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लीमेंट करेगी फाइटर नेटवर्क को भी और एडी नेटवर्क को भी, वो और बेहतर बनाएगी। एंड हम फाइटर्स क्यों बोलें, इन्फेंट्री की अगर हम बात करें आज की डेट में जो आर्मर डिवीजन है उसको भी जो ड्रोन जो नेटवर्क है वो लीड कर रहा है। अगर आप रशिया की बात करें, यूक्रेन उसमें बात करें, इवन जो इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैं, इन्फेंट्री जो मेन हैं, वो उनको अलग से उनके कोर्सेज हो रहे हैं हाउ टू ऑपरेट ड्रोन्स। बिल्कुल। यस यस। ठीक है, तो सर आज की डेट में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है ना, तो जो ये जो डिमार्केशन हुआ करता था ना कि आप इस सिस्टम अलग अलग जो थे पहले, सिस्टम के, आज वो बहुत ही ज्यादा नेटवर्क सेंट्रिक हो गया है। तो हर सिस्टम का एक अलग इम्पोर्टेंस है, अलग उद्देश्य है। अब सर कहने वाले बोलते हैं कि 71 के बाद तो कभी आर्मड यूज ही नहीं हुई जी, है ना, वाई टू हैव टैंक्स। बट सर जिस दिन हम पीओके पे चढ़ाई करेंगे, है ना, जिस दिन हमें पीओके पे होल्ड करेंगे, ठीक है, तो उसमें इन्फेंट्री एंड दी आर्मर्ड विल बी द वन जो एक्चुअल में ग्राउंड होल्ड करेंगे। आपको ग्राउंड फोर्सेस जो है, फुट ऑन ग्राउंड जो बोलते हैं हम सोल्जर्स की जो बात करते हैं, तो है ना, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है एक दिन आएगा, बट वो जो एक दिन जिस दिन उसका यूज होगा आर्मर्ड डिवीजन का, है ना, वो अगर नेशनल पर्सपेक्टिव उसकी बात करें हम, है ना, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो उसका महत्व एक दिन में ही वो अपना जो बैकलॉग है वो एक दिन में ही कवर कर देगा। करेक्ट। ये बताइए, स्वॉर्म ड्रोन्स अगर आते हैं और उस तरह के अगर अटैक होते हैं, तो उसके लिए हाउ प्रिपेयर्ड आर वी? सर कोई भी ड्रोन है उसकी एक लाइफ होती है, ठीक है, उसकी जो बैटरी है जिससे वो ऑपरेट कर रहा है उसकी भी एक लाइफ है। अब वो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि एनी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट जो कि LC के अक्रॉस या IB के अक्रॉस हमारी तरफ आ रहा है, उसका डिटेक्शन 100% हमारी एडी नेटवर्क इतना पुख्ता है कि वो कर लेगा, ठीक है। सेकेंडली, वो ड्रोन अगर हमारी टेरिटरी में आ गया तो आप यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि उसको टेरिटरी में घुसने से पहले ही टैकल कर लिया जाएगा, ठीक है, बाय द यूज ऑफ हमारी एडी गन्स, बाय द यूज ऑफ हमारे मैन पैड्स, उसको टैकल कर ही लिया जाएगा। बट फिर भी मान लेते हैं, मतलब लेट्स से कि वो फिर भी अंदर इंट्रूड करने में कामयाब हो गया, देन जो लेयर ऑफ डिफेंस की मैंने आपसे बात करी, तो यू हैव डिफरेंट इक्विपमेंट्स टू टैकल दैट पर्टिकुलर थ्रेट, जिसमें आपकी मिसाइल्स भी यू कैन ऑल्सो यूज द अटैक हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज दी मैन पैड्स। सर अब मैन पैड्स जो हैं, जो हमारे पास हैं, जो या एडी गन्स का जो नेटवर्क है, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस A से वो इंट्रूड हुआ, देन एट प्लेस B यू हैव अ नेटवर्क ऑफ एडी गन्स। उन्होंने उसको टैकल करने की कोशिश करी बट वो नहीं टैकल कर पाए, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे करते हैं इसको हम, इफ यू डोंट माइंड, कुछ yes please, yeah, we can do अंडरस्टैंड that। कि पूरा एयर डिफेंस का आर्किटेक्चर कैसा होता है। डन सर, वी कैन डू दैट सर। सर ये ना जो आपका ड्रोन का सवाल है, या फॉर दैट मैटर कोई भी एयरबोर्न थ्रेट है विच इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, मान लेते हैं सर दिस इज LC या IB, एंड
यहाँ पे यू हैव अ VAVP, वाइटल एरिया, वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट। एक आपका वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट इज हियर, एंड एक मान लेते हैं यहाँ पे। ओके। अब मान लीजिए सर यहाँ पे एक थ्रेड पॉपअप हुआ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारी LC से या IB से 30 किलोमीटर्स, जहाँ से ये थ्रेड पॉपअप हुआ है। अब इस थ्रेड की डायरेक्शन इज, यू कैन एसेस कि इसकी डायरेक्शन इज कमिंग, इट इज कमिंग टुवर्ड्स योर टेरिटरी। अब यहाँ पे यू विल हैव अ नेटवर्क ऑफ एडी गन्स। मान लीजिए यहाँ पे यू हैव अ एडी गन, यहाँ पे यू हैव अ एयरफोर्स का मैन पैड्स, जी, ठीक है। देन अगेन लेयर ऑफ एडी गन्स, मैन पैड्स एंड ऑल। एट द सेम टाइम जो हमारे पास जो हमारी मिसाइल्स हैं उसका भी एक, मान लीजिए ये जो VAVP है, यहाँ पे यू हैव अ, लेट्स फॉर एग्जांपल यू हैव अ MRSAM। MRSAM का जो रेडियस है इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यस, दिस इज 70 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये जो 70 किलोमीटर का रेडियस है ये इसको कवर कर रहा है, ठीक है। अब जो थ्रेड जब पॉपअप होगी तो जो IACCS में जो हमारा IACCS नेटवर्क है उसमें ये थ्रेड दिखाई देगा, ठीक है। अब ये भी दिखाई देगा कि इट इज कमिंग टुवर्ड्स योर टेरिटरी। तो ये जो हमारे IACCS नेटवर्क से जो ऑपरेटर होगा वो इसको अलर्ट करेगा, इस एडी गन वाले ऑपरेटर को इसको अलर्ट करेगा, ठीक है। अगर ये हमारे पहुंचते पहुंचते यहाँ पे पहुंच गया तो इट विल टेक अ लॉन्च, इट विल ऑल्सो टेक अ लॉन्च। दोनों ने जस्ट टू इंश्योर कि वो थ्रेड जो है वो टैकल हो जाए एंड इट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। अब एट द सेम टाइम जो देयर विल बी सम मोर एडी गन्स बिफोर दिस VAVP, मान लीजिए लेयर ऑफ डिफेंस है, ठीक है, ये यहां तक मूव कर जाता है तो नाउ ये जो हमारी जो एडी गन्स जो हैं ये इसको टैकल करेंगे, इनकी रेंज में जब आना इनकी रेंज में जब आना शुरू करेगा, या जो हमारे मैन पैड्स हैं जो इग्लास लगी हुई हैं वो इसको टैकल करेंगे। फिर भी मान लीजिए ये इस रेडियस तक पहुंचने में सक्षम होता है तो इवन ये जो है जो हमारा जो ये जो चक्र है जो MRSAM है वो इसको टैकल कर लेगा, ठीक है। अब ये सर प्रूडेंसी है एक ऑपरेटर की, ये डिफरेंशिएट करते हुए कि ये जो थ्रेट आ रही है ये कौन सी क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना, इसका जो रडार सिग्नेचर है वो थोड़ा सा थिक बन रहा है तो वी कैन प्रिडिक्ट कि यार ये UCAV हो सकता है, नॉट अ स्मॉल ड्रोन, है ना। तब उसको हम इतना शायद अंदर आने भी ना दें, तब हम स्ट्रेट अवे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैन पैड्स एंड एडी गन्स हम स्ट्रेट अवे हम MRSAM यूज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड सर। बट यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि VAVP जिसके लिए वो एयरबॉर्न हुआ है, वो जो पर्टिकुलर ड्रोन जो है या UCAV जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतना रोबोस्ट हमारा मल्टी लेयर्ड। अभी तो आपने S400 दिखाई नहीं है इसमें। हाँ या अगर या इसमें तो S400 दिखाई नहीं जाएगा अब तो और पीछे से आई थिंक वो पीछे से वो 400 किलोमीटर्स का रेडियस कवर करेगा। अगर अब हमारा BMD की बात करें वो 2000 किलोमीटर्स का रेडियस कवर करेगा। जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो है वो 2000 किलोमीटर्स का रेडियस कवर करेगा। उनके साथ रडार्स कौन से है या वो इन्हीं से इंटीग्रेटेड फीड्स लेते हैं? सर उनकी भी अलग, उनके पास एक ट्रैकिंग रडार्स होती हैं विच मतलब जनरली जो जितने भी हमारे SAGW सिस्टम्स हैं उनकी भी अपनी एक्विजिशंस रडार्स भी हैं। एट द सेम टाइम जो कन्वेंशनल एडी रडार्स हैं वो भी फ्यूज्ड हैं। अब सर इसकी ना खूबसूरती इस सारे सिस्टम की है कि जो सिस्टम के साथ पर्टिकुलर BMD प्रोजेक्ट के साथ जो रडार है वो भी इंटीग्रेटेड है IACCS में, जो कन्वेंशनल एडी रडार्स हैं वो भी इंटीग्रेटेड है, ठीक है बैठे ना। तो हमारा जो रडार नेटवर्क जो सिस्टम है वो सर इतना पुख्ता है, जो उस पर्टिकुलर SAGW का जो एक्विजिशन रडार है वो भी इंटीग्रेटेड है IACCS में, और जो कन्वेंशनल एडी रडार्स हैं उसका जो फ्यूज पिक्चर भी IACCS को मिल रहा है। Now the person, the officer who is sitting in the IACCS network, depending upon the picture which he is getting, he can
उसमें दो मोड्स होते हैं, वन इज द ऑटोमेटेड मोड एंड वन इज द मैनुअल मोड। ऑटोमेटेड मोड जैसे ही उस सेंसर ने, जिस BMD सिस्टम ने उस थ्रेड को असेस किया, वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो सकता है। बट एट द सेम टाइम उसका मैनुअल इंटरवेंशन भी किया जा सकता है, कि मैनुअली भी उसको लॉन्च किया सकता है या मैनुअली उस लॉन्च को रोका भी जा सकता है। जी, आपने एक पैटर्न देखा है, यू नो बेटर, कि चलो यार इसमें ऑटोमेटेड मत करो, इसको जस्ट टैकल इट लाइक दिस। यस सर, फॉर एग्जांपल हमारे BMD सिस्टम ने एक जो मिसाइल हमने वो की थी, डिस्ट्रॉय इंटरसेप्ट की थी ओवर सिरसा, राइट। जी जी जी, दैट वाज बीइंग डन बाय द BMD सिस्टम। अच्छा, ओके। आई गेस ऑन 9th मॉर्निंग, 9th में। ये बताइए, ईरान इजराइल के वॉर में सर हमारा जो दोस्त है पाकिस्तान, उसका व्हाट डू यू थिंक, उसका साथ रहा है या उसका व्हाट इज द पावर प्ले इनके बीच में? इस्लामिक स्टेट है सर, इस्लाम के लिए जो अगर सबसे बड़ा जो खतरा है ना आज के डेट में, जो सबसे बड़ा जो धूर्त अगर कोई राष्ट्र है ना, वो है पाकिस्तान। नाउ सर इमेजिन आसिफ मुनीर एंड एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान ये अमेरिका गए, 2 दिन के बाद ही इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। अब आप समझें, इजराइल जो कि एलाय है US का, तो इजराइल ईरान पे अटैक करने वाला था, क्या अमेरिका को नहीं पता था? और क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान है ना एंड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान अमेरिका जाते हैं और 2 दिन बाद इतना मेजर एक कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हो जाता है? तो सर अगर आप मुझसे पूछें तो ये सौदेबाजी करने गए थे। किस चीज की? ये सौदेबाजी करने गए थे कि इन केस इफ रिक्वायर्ड पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करना हो, अमेरिका को, इजराइल को, उनके जो एयरफोर्स बेसेस यूज करने हो, ठीक है, उसका ये सौदा करके आए हैं। तो सबसे बड़ा अगर कोई धोखेबाज है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए तो वो पाकिस्तान है। एक चू नहीं बोला वो ड्यूरिंग द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इजराइल एंड ईरान, है ना, और वो दुनिया में ध्वज लेके घूमता रहता है कि हम वी आर दी ओनली इस्लामिक कंट्री विच इज न्यूक्लियर केपेबल एंड फलाना ढमकाना। बट आप बताएं ना, एक स्टेटमेंट बता दें आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर की या मिलिट्री लीडर की जिसने कंडेम भी किया हो इजराइल का अटैक ऑन ईरान। ठीक है सर, इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए अफगानियों के अगेंस्ट, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए ईरान के अगेंस्ट, इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए इराक के अगेंस्ट, ठीक है। तो सर ये तो किसी के सगे नहीं है, इनको चाहिए सिर्फ बजट, पैसा, और ये इनफैक्ट सर अपनी आवाम के भी सगे नहीं है। आप देखो सर पख्तूनों के साथ क्या हो रहा है, आप देखो बलूचों के साथ क्या हो रहा है, जो एक्चुअल में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो एक्चुअली में जो सोर्सेज हैं वो सारे बलूचिस्तान में है, पख्तून एरिया में है। हमने एक वीडियो बनाया डिटेल में बलूचिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो सर ये जो पाकिस्तानी लीडर्स, पाकिस्तानी पंजाबी लीडर्स जो हैं, इन्होंने एक्चुअली में पाकिस्तान की अवाम का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है। अब सर आप मेरे को एक लीडर बता दें, ये जो कश्मीर की बात करते हैं, एक कश्मीरी कोई जनरल बता दें आप, मतलब पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से, कि जो पाकिस्तान आर्मी में कोई जनरल हो, कोई लीडर हो कश्मीरी, है ना, आप एक नाम नहीं गिनवा पाएंगे, ठीक है। तो सर ये तो ना, एंड सेटल कहाँ होते हैं इनके जनरल्स और इनके पॉलिटिकल लीडर्स? वेस्ट से पैसा लेते हैं, लंदन में या न्यूयॉर्क में जाके सेटल होते हैं, ठीक है। तो सर ये तो आपको मतलब, ये तो मतलब इनफैक्ट नॉट वी एज अ इंडियंस, इवन द पाकिस्तानीज, दे नीड टू रियलाइज कि दे एक्चुअली नीड टू स्टैंड अगेंस्ट दिस पाकिस्तानी पंजाबी लीडरशिप। जिस दिन अगर उनकी आवाम ने ये सोच लिया तो वो उनके लिए भी बेहतर होगा। एंड जो दुनिया में जो टेररिज्म का एक्चुअली में अगर आप सेंटर पॉइंट की मुझसे आप पूछें कि सेंटर पॉइंट कहाँ है, तो दैट इज पाकिस्तानी पंजाब, the center point of the entire terrorism which is going on in the entire world, sir, directly indirectly। एक कहावत है ना कि मशीन मैटर नहीं करती है, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि यार हथियार तो सब एक जैसे होते हैं, yes। गोली जो मारने वाला वो बंदा है, जो शूटर है,
वो कितना अच्छा है। सर एयरफोर्स में क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया के पास पुराने जहाज हैं, इंडिया बिल्कुल फेज आउट हो चुके हैं, हमारे पास एयरफोर्स वीक होती जा रही है, पर जो हैं सर वो कितने कैपेबल हैं। सर जो आपने बात करी, तो फर्स्ट आपने जो सेंटेंस स्टार्ट किया कि मैन बिहाइंड द मशीन्स दैट मैटर्स। सर अगर मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूं, ऑपरेशन बालाकोट में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, देन विंग कमांडर अभिनंदन, फोर्समेट है मेरा। अच्छा ओके इट्स नाइस सर, तो उन्होंने विद मिग 21, ठीक है, उन्होंने मिग 21 से F-16 शूट डाउन कर दिया, विच इज अ मॉडर्न क्लास ऑफ My एयरक्राफ्ट goodness. अगर हम बात करें। एंड सर ये बहुत डिबेट होता है मिग 21 के ऊपर, है ना, बट दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मिग 21 कि आज बांग्लादेश का जो अस्तित्व है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मिग 21। मिग 21 ही थे जिन्होंने बम्बार्डमेंट करी थी ऑन गवर्नर हाउस, आफ्टर विच द ईस्टर्न पाकिस्तान, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, उनके जो गवर्नर थे डॉक्टर मलिक, ही सरेंडर्ड। तो मैन बिहाइंड मशीन सर ये बहुत मैटर करता है सर। जितनी भी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पे हमारी एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, मैं बाकियों की बात नहीं करता, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ रेड फ्लैग एक्सरसाइज, जो कि जिसमें अमेरिका इज इन्वॉल्व, उसमें द बेस्ट ग्रेडेड पायलट जो मैं 5-6 साल से जानता हूँ आर ऑल इंडियंस। उसमें वर्ल्ड की जो बेस्ट एयरफोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, पर जब जो बेस्ट ट्रॉफी का जो इनाम मिलता है, ठीक है, जो पायलट्स को हो या जो इंजीनियर्स को हो, दैट जनरली वो इंडियंस को जाता है। एज अ लेटेस्ट एग्जांपल यू हैव ग्रुप कैप्टन शुक्ला, या वर्ल्ड ओवर सिलेक्शंस हुए हैं, उस सिलेक्शन में मतलब इट्स ऑनर फॉर अस कि हमारे हिंदुस्तानी एयरफोर्स का एक पायलट गॉट सेलेक्टेड सर। करेक्ट। So thank you Dakshesh. Really enjoyed interacting with you, and we really loved the interaction. आप हमारे पास आए, and through you we would like to salute all the air warriors, Air Force के सारे जो थैंक यू सर। यस, officers, men, troops जो भी हैं, सबको हम thank you और salute करना चाहेंगे. Sir. You all doing a fantastic work. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. सर जय हिंद। जय हिंद सर।